नमस्कार दोस्तों। बॉस ने ऐलान किया था कि जो लड़की मेरे बेटे से शादी करके एक रात गुजारेगी तो मैं उसे लाखों रुपए दूंगा। मेरे पापा का ऑपरेशन होना था, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। तो ऑफिस की सारी लड़कियां कहने लगी, पागल मत बनो, वह इंसान पागल है, इसलिए कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करती है। मगर मैं मजबूर थी, और जब मैं शादी करके उसके कमरे में आई तो उसे देखकर मैंने फौरन भगवान का धन्यवाद किया, क्योंकि वह आज मेरी शादी थी। और हर लड़की का अपना शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं। वह अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचाकर रखती है। लेकिन मेरी शादी जो हुई थी वह दूसरी शादियों से जरा अलग थी। यह शादी कम और एक सौदा ज़्यादा थी। मेरी मजबूरी का सौदा मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर ही थे मेरा स्वागत करने के लिए। वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे सीधा मेरे पति के कमरे में पहुँचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। सादा सा जोड़ा पहने एक आम सी दुल्हन आने वाले वक्त के डर की वजह से मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और माथे पर बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने पति के बारे में सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थी। अरे इससे शादी मत करो, वह तो पागल है और साइको है। तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों इस पागल इंसान से शादी करने की बेवकूफ़ी कर रही हो। एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से गला सूख रहा था। मैं अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में मेरा पति अंदर चला आया। मैं थोड़ा सिमट गई। वह अंदर जाकर मेरे पास बेड पर बैठ गया और मुझसे कहने लगा, यह अपना घूंघट उठाओ। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने पहले ही अपने पति के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें सुन रखी थी, इसलिए मैंने उसकी बात मानी और अपना घूंघट खुद ही उठा लिया। मगर जैसे ही मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी और उसने भी चौंक का अजीबो नज़रों से मेरी तरफ देखा और बहुत देर तक टकटकी लगाए मुझे देखता रहा। और ना जाने उसे क्या हुआ, वो एकदम से उठकर कमरे के टेरिस पर चला गया। मेरा नाम मोहन पीहू है और मैं एक गरीब घराने से संबंध रखती हूँ। घर में मेरे अलावा माँ, पापा और एक छोटी बहन है। बहन अभी छोटी थी और सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी, जबकि मैं ग्रेजुएशन करके चेन्नई की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियाँ बहुत कम थी जो गरीब फैमिली से हो। यहाँ पर अच्छे अच्छे अमीर घरों के लड़के और लड़कियाँ पढ़ने आते थे, इसलिए मैं शुरू से ही अपने आप में ही मगन रहती थी। मेरे कॉलेज में किसी से दोस्ती नहीं थी, बस प्रोजेक्ट के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था उनके साथ कभी कभी स्टडी डिस्कशन कर लेती थी। लेकिन इन्हीं दिनों दिल्ली से एक लड़का विराज हमारे डिपार्टमेंट में आया। उसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में उसका चर्चा होने लगा। वह बहुत हैंडसम था। हर लड़की उससे बात करने की तमन्ना रखती थी। मैंने भी जब पहली नज़र में उसे देखा तो अपना दिल दे बैठी थी। लेकिन वह तो ऐसा चांद था जिसे मैं छूने की तमन्ना तो कर सकती थी, लेकिन छू नहीं सकती थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन मैंने फीलिंग्स को दिल ही दिल में दबाए रखा और कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। क्लास में जब नए ग्रुप बने तो विराज मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अब अक्सर यह होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभी विराज मेरे नोट्स भी बना देता था। वह हर तरह से पढ़ाई में मेरी मदद करता था। असाइनमेंट में मेरे साथ मदद करता था, जबकि किसी और लड़की से वह बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो मुझसे कहने लगी कि विराज तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस विराज के स्टेटस के साथ मैच नहीं करता था। और वह कोई पागल था जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता था। वह मुल्क की हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और मैं एक निचले तबके से ताल्लुक़ रखती थी जिसके पापा फल बेचते थे। यूनिवर्सिटी का वक्त कैसे गुजर गया कुछ खबर ही नहीं। मैंने कभी विराज से अपने प्यार का इजहार किया ही नहीं और ना कभी उसने मुझसे कोई फालतू बात की। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज विराज नहीं आया था। मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी हुई थी। मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया। मैं एक आखिरी बार उसको देख लेना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों वह नहीं आया। हमने तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया, क्योंकि कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। और आज आखिरी दिन भी वह नहीं आ सका। मैं बड़े बुझे दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई। मेरा आखिरी दिन बहुत बुरा गुजरा था। यूनिवर्सिटी छोड़ने के कुछ समय बाद ज़िंदगी ने ऐसा पलट खाया कि मैं दंग रह गई। पापा को अचानक से काम के दौरान बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और वह कई दिनों हॉस्पिटल में दाखिल रहे।
काम तो बंद हुआ ही साथ टेस्ट के दौरान पता चला कि उनको ब्रेन ट्यूमर है। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए सरकारी अस्पताल से इलाज करवाकर पापा घर तो आ गए थे, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से उन्हें आराम करने को कहा था। पापा अब ज़्यादातर घर पर ही रहते थे। वह बहुत कोशिश करते थे कि वह काम पर जाए, लेकिन मैं उन्हें मना करती और काम पर जाने नहीं देती थी। एक दिन मुझसे चोरी से वह काम पर चले गए तो उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो पापा भी खुद ही कहने लगे कि जब तक वह ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं काम पर नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता? घर में मौजूद जितना भी राशन था वह खत्म होने को आया था। जितनी जमा पूंजी थी वह भी खत्म हो गई। हमने घर भी बदल लिया, एक कम किराए का छोटा घर ले लिया। माँ का परेशान चेहरा देखकर मैं खुद परेशान हो जाती। फिर मुझे ही बाहर काम करने के लिए निकलना पड़ा। पहले तो पापा का ही फल का ठेला निकालकर घर के बाहर लगा लिया। प्रतिदिन सुबह मम्मी के साथ जाकर मंडी से ताज़ा फल ले आती और घर के बाहर रखकर बेचती, लेकिन इसमें इतने पैसे नहीं बचते थे। हमारे रोज़ के खर्चे तो पूरे हो जाते, लेकिन पापा के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते। इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया और माँ को इस बारे में बताया। माँ ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पर डटी रही और मैं पापा से इजाज़त ले ली। इजाज़त देते हुए पापा का दिल भी बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ और सपने देखे थे और अब एकदम हालात की वजह से अब वह अधूरे रह गए थे। पापा की परमिशन मिलते ही मैंने अगले ही दिन अलग अलग जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार मंगवाया, उसने नौकरियों के ऐड देखकर बहुत जगह पर अप्लाई किया। पूरा 1 महीना में नौकरी के लिए अप्लाई करती रही और मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू की कॉल आई, मैं इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहाँ पर पहले ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया हो और यह इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन फिर इन्हीं दिनों में एक जगह पर नौकरी मेरी लग गई। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैं खुशी से खिल उठी और फ़ौरन ज्वाइन कर लिया। अभी मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन गुजरे थे। एक दिन बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे, मिस पीहू, जितनी काबिलियत है और जितना अच्छा आप काम करती हैं, इसके हिसाब से आपकी सैलरी और पोस्ट कुछ कम नहीं है क्या? बॉस ने मुझसे यह सवाल किया तो मैं थोड़ा घबरा गई कि हाँ बोलूँ या ना, लेकिन फिर हिम्मत जमा करते हुए मैंने हाँ कह दिया और वह कुछ देर मुझे गहरी नज़रों से देखते रहे। मुझे उलझन होने लगी, लेकिन फिर वह कहने लगे, आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मुझे खुश करें तो। उसने कहा तो मैं उलझन भरी नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी और पूछा, कैसे सर? तो वो बड़ी कमीनी सी हंसी हंसते हुए कहने लगे, मिस पीहू, आप अब समझदार हैं, समझ सकती हैं। इसके लिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। बॉस की बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैं एकदम गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियों घर से निकलने जैसे डरती हैं। मैं लानत करती हूँ तुम पर और तुम्हारे काम पर। मैं गुस्से से यह कहते हुए ऑफिस से बाहर आ गई। पीछे से वह बॉस बस मुझे आवाज़ देता रह गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपने आप और पर लाचार और बेमोल लग रहा था। यह दुनिया मजबूर और लाचार लोगों की ही नहीं थी। मैं कितनी देर इसी तरह बेकसुध सड़क किनारे चलती रही, लेकिन आखिर कब तक घर तो जाना ही था। घर पहुंचकर माँ ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ पीहू, तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ के पूछने की देर थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारी बात सच सच बता दी। माँ ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और हौसला दिया। वह कहने लगी, बेटा, जब तुम घर से बाहर निकली हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत से भेड़िए से लड़ना होगा। ऐसी बहुत सी दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत से समझदारी से काम लेना होगा। माँ ने मुझे बहुत समझाया, पर मैं अब काफ़ी हद तक परेशान हो गई थी। अगले दिन मैं हिम्मत और हौसले से नई जॉब देखने लगी और फिर जल्द ही मेरी किस्मत से मुझे एक नौकरी मिल गई। यह नौकरी पहले वाली नौकरी से बहुत अच्छी थी। सैलरी ज़्यादा थी और पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी थी। मुझे अब काफ़ी आसानी हो गई थी। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 6 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपनी कंपनी हेड को ही देखा था। हालांकि ऑफिस में बॉस के बेटे की बहुत बातें होती थी। कोई उसे पागल कहता तो कोई दीवाना कहता था और कोई साइको कहता था, लेकिन मैंने कभी आज तक उसे नहीं देखा था। शायद वह ऑफिस आता ही नहीं था। मैं भी अपने काम से काम रखती थी। लेकिन फिर इन्हीं दिनों बॉस ने वर्कर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई और उनकी तरफ से एक अजीब ऐलान सुनने में आया। उसने कहा था कि जो भी लड़की मेरे बेटे से साथ शादी करेगी और उसके साथ पूरे 24 घंटे गुजारेगी तो मैं उसे बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर दूंगा। मुझे बॉस की यह बात अच्छी नहीं लगी। ना जाने उनके बेटे में क्या मसला था कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था, लेकिन बराबर यह बात सुनने को मिलती रही। कोई भी लड़की बॉस के बेटे के साथ शादी लिए तैयार नहीं थी। लेकिन यह बात सुनकर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ।
इन पैसों से मैं अपने पापा का इलाज करवा सकती हूँ और एक बार पापा ठीक हो जाए तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। और फिर कौन सा ये सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही है ना। लेकिन दिमाग इस बात को झटक देता। दिल और दिमाग की जंग जारी थी और फिर दिल जीत गया। मैं इस आग में कूदने का फैसला करते हुए बॉस को हाँ कह दी। मेरी बात सुनकर बॉस बहुत खुश हुई और मैंने घर आकर माँ से यह बात बताई तो माँ बहुत परेशान हो गई। मैं मुझसे खफा हो गई। पापा का भी रवैया माँ से अलग ना था। दोनों ने मुझे इस काम को करने के लिए मना किया, लेकिन अब मैं तय कर चुकी थी और सबसे बड़ी बात, मुझे ये उन पैसों का लालच था जिससे मैं पापा का इलाज करवा सकती थी। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन ही नहीं नजर आ रहा था। माँ पापा एक दो दिन मुझसे नाराज रहे, लेकिन फिर मुझसे समझाने बैठ गए। लेकिन अब मैं समझने समझाने की हद से निकल चुकी थी, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी और संडे का दिन था आ पहुंची। साधारण तरीके से हमारी शादी हो गई। मैंने अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सुनकर मैं चौंकी जरूर थी। लेकिन एक नाम के तो बहुत से लोग होते हैं, अब यह वह विराज तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके आने से तो मेरा दिल धड़क जाता था, जबकि यह तो ना जाने कौन सा पागल और साइको था। मैं विदा होकर ससुराल आ गई। अभी जब मैंने कमरे में उसे देखा तो मेरी हैरत की सीमा ना रही। अपनी कहानी सुनाते हुए मैंने विराज की तरफ देखा, जो बड़ी गहरी और प्यार भरी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैंने शर्माते हुए सर झुकाया था, लेकिन फिर उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम ऐसे साइको होते जा रहे हो, क्यों तुम्हारे बारे में ऐसा मशहूर है। मेरी बात सुनकर उसने एक गहरी सांस ली और वह कहने लगा, मैं जब कॉलेज में आया था तो वहाँ मेरी पहली नज़र तुम पर पड़ी थी। तुम एक तरफ बेंच पर बैठी अपने कुछ नोट बना रही थी। तुम सारी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। तुम्हारा चेहरा हर तरफ के मेकअप से पाक और बहुत प्यारा लग रहा था। तुम बहुत सीधी सादी और प्यारी लग रही थी। मैं कुछ पल बस तुम्हें देखता रहा। ऐसा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में पहले लड़कियां नहीं आई थी, लेकिन वह सिर्फ वक्त गुजारने के लिए थी। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नज़र में ही मोहब्बत का शिकार हो गया और मैंने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि मुझे तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाना है। और यह सोच आते ही एक सुकून सा दिल में उतर गया। मैंने तुम्हें देखना, तुमसे बात करना अच्छा लगने लगा। इन्हीं दिनों पापा की तरफ से मुझ पे शादी का प्रेशर बढ़ने लगा। दरअसल पापा ने मुझे बुलाया है इसलिए था। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन स्टेटस के फ़र्क की वजह से पापा ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया और तुमसे मिलना भी गवारा नहीं किया। उन्हें तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वह अपने जैसे किसी बिजनेस क्लास फैमिली से मेरा रिश्ता करना चाहते थे, जिससे वह अपने बिजनेस को चार चांद लगा सके। मैं उनसे बार बार मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और एक लड़की से मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इसलिए आखिरी दिन यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी आस और उम्मीद नहीं तोड़ सकता था, इसलिए मैं कॉलेज नहीं आया। पापा ने मेरी सगाई बहुत धूमधाम से कर दी थी। मैंने पापा की मर्जी के आगे सर झुका दिया था, लेकिन उसके बाद मैं चुप रहने लगा। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देती। मैं मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता। और फिर एक दिन मैं यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से तुम्हारे घर का पता निकलवाया और तुम्हारे घर भी गया, लेकिन वहाँ से पता चला कि तुम लोग वह घर छोड़कर जा चुकी हो। मैं बहुत नाउम्मीद हो गया था। अब इतने बड़े शहर में तुम्हें कहाँ से ढूंढूं। इसके बाद मैं जैसे खुद में ही हो गया। इन्हीं दिनों इसी हालत में अपनी मंगेतर के साथ मेरा झगड़ा हो गया और उसने अपने पापा से मेरे बर्ताव के बारे में शिकायत कर दी। उसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर के में एक तूफान सा आ गया। पापा ने पहले तो मुझे बहुत बुरा भला कहा और मुझे साफ साफ वार्निंग दे दी कि मुझे उस लड़की से माफ़ी मांगनी होगी और अपना बर्ताव ठीक करना होगा, वरना उनके बिजनेस को भी नुकसान होगा और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने ना तो उस लड़की से माफ़ी मांगी और ना ही अपने रिश्ते को ठीक किया। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारी सगाई टूट गई। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। फिर पापा ने एक और जगह मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे उस लड़की से मिलने जुलने के लिए कुछ समय दिया। पापा चाहते थे कि हम एक दूसरे को समझ जाए और फिर जल्द ही वह हमारी शादी पक्की कर दे, लेकिन मैं भी सिर्फ घर पर ही पड़ा रहता। मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं कहीं बाहर आऊँ। पापा मुझे बहुत डांटते थे, अक्सर मुझे समझाते, लेकिन वह मेरी बात सुनने और मानने को तैयार नहीं थे। कुछ वक्त बाद अब पापा को भी मेरी चिंता होने लगी थी, लेकिन मुझे अब उनका साथ नहीं चाहिए था। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब वह बिजनेस संभालने की फिक्र में थे। और खैर मेरा ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया था। मैंने पापा को साफ साफ मना कर दिया था कि अभी मेरे लिए कोई रिश्ता मत देखो, ना ही मुझे अभी शादी करनी है। मुझे कुछ वक्त दे दो। पापा भी शायद अब इस बात को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे संभालने के लिए वक्त दिया। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। पापा अक्सर मेरे दोस्तों को कॉल करके बहाने से घर बुला लेते ताकि मैं खुश हो जाऊं, लेकिन मैं कुछ देर के लिए तो बहल जाता और फिर बाद में इस हालत का शिकार हो जाता। कुछ दिन बाद पापा मुझसे कहने लगे कि तुम उस लड़की को ढूंढ लो,
अगर तुम 1 महीने के अंदर अंदर उसे ढूंढने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी इस लड़की से शादी कर दूंगा, और नहीं कामयाब हुए तो मेरी बताई हुई लड़की से शादी करनी पड़ेगी। पापा की शर्त मानकर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारे पुराने मोहल्ले भी गया, वहाँ से तुम्हारा नया पता लिया, लेकिन उन्होंने जो पता दिया वह गलत निकला। तुम्हारे पापा के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए कुछ पूछताछ करता 1 महीना कैसे गुजर गया मुझे पता नहीं चला। और मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी नहीं थी, और ना ही तुम्हारी किसी से कोई दोस्ती थी जिससे मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही महीना ख़त्म हुआ पापा ने मुझसे तुम्हारा पूछा तो मैंने हारे हुए अंदाज में पापा से कहा, वह जिस भी लड़की से मेरी शादी करेंगे मैं तैयार हूँ। पापा तो जैसे खुशी से बेकाबू हो गए, और अगले ही दिन उन्होंने कहा कि मैंने इस रविवार तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। रविवार को तैयार रहना। मैंने उनसे लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। शादी के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंका जरूर था, मगर पीहू नाम की लड़कियां ना जाने कितनी इस दुनिया में होंगी। मैं यह सोचकर रह गया और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया। शायद भगवान ने हमारा मिलना लिखा था, इसी तरह हमारा नसीब जोड़ना था, और देख लो आज हमें एक हो गए। विराज ने यह कहते हुए अपना हाथ आगे किया तो मैंने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैं और विराज बहुत खुश हुए। अगले दिन अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। पापा हम दोनों को एक साथ खुश देखकर बहुत हैरान हुए, और फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया। उनकी आंखें भीग गई, शायद वह भी विराज की इस हालत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, और अब उसे खुश देखकर उन्हें अच्छा लगा। हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। विराज थोड़ी थोड़ी देर बाद खाने की हर चीज़ उठाकर मुझे दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा हैरानी से उसको देख रहे थे। सिर्फ मैं और विराज ही सच्चाई जानते थे। उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने और विराज ने एक दूसरे से वादा किया था कि यह बात हम कभी किसी दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, और मैं वही लड़की हूँ जिससे विराज शादी करना चाहते थे। पापा को भी सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए वह हमें खुश देखकर बहुत खुश थे। अचानक विराज पापा से कहने लगे, पापा मैं दरअसल आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने पीहू को मेरी ज़िंदगी का साथी चुना। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। वह यह कहते हुए उठकर पापा के गले लग गए। पापा की आंखें भीग गई। वह बहुत देर तक विराज को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। हमारी शादी को लगभग 1 महीना हो गया था। मुझे यूं ही बैठे बैठे विराज की माँ का ख्याल आया, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि विराज आपकी माँ कहाँ है। मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना है और ना ही कभी उनकी कोई तस्वीर देखी। यहाँ तक कि मुझे पूरे घर में उनकी तस्वीर भी नज़र नहीं आई, जबकि आपके बचपन की तस्वीर और पापा की तस्वीर घर में हर जगह लगी हुई है। मेरी बात सुनकर विराज कहने लगा, चलो मैं आज तुम्हें एक और सच बताता हूँ। मेरे माँ पापा की शादी समझौता दोनों परिवार का कारोबार बढ़ना और एक दूसरे का स्टेटस ऊंचा करने का एक सौदा था, जिसे इन दोनों में मंजूर किया और एक दूसरे को अपना लिया। मम्मी अपनी लाइफ में ज़्यादातर बिजी रहती, वह प्रॉपर्टीज़ करती रहती, और पापा हर वक्त अपने बिजनेस को 2-4 चाँद करने में लगे रहते थे। दोनों का रिश्ता तो था, लेकिन वह दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। इन दोनों के रिश्ते में प्यार नहीं था। इसी दौरान ना चाहते हुए मैं पैदा हो गया था। हालांकि मम्मी को बच्चा नहीं चाहिए था, वह अपने पैरों में किसी की तरह बेड़ियाँ नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और मैं इस दुनिया में चला आया। फिर पैदा होने के कुछ दिन तो मम्मी पापा का आपस में मूड अच्छा रहा, लेकिन फिर उनके बीच वही सब दोबारा होने लगा। मम्मी को आपत्ति होती कि पापा उन्हें वक्त नहीं देते, लेकिन पापा को एतराज़ होता है कि मैं जब घर में आता हूँ तुम घर पर मौजूद नहीं होती। इस तरह करते करते इन दोनों के झगड़े बढ़ने लगे। मैं उस समय 10 साल का हो चुका था। उन्हीं दिनों में मम्मी का अफेयर सुनने में आया। पापा को वैसे तो बिजनेस में से फुर्सत नहीं थी, लेकिन उन्हें कोई ना कोई मिलने वाला मम्मी के बारे में बता देता। जब भी पापा को ऐसा कुछ पता चलता तो मम्मी पापा के बीच बहुत झगड़ा होता। फिर एक दिन मम्मी ने तलाक का केस कर दिया। पापा को जैसे ही नोटिस मिला वह भागकर मम्मी के पास चले आए और मम्मी की मिन्नतें करने लगे, क्योंकि बिजनेस में 50% की शेयर होल्डर मम्मी थी, और अगर मम्मी उनके हाथ से निकल जाती तो उनका मतलब था कि आधा बिजनेस उनके हाथ से चला जाता। पापा ने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी अपनी बात पर डटी रही। वह पापा से तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती थी, और मम्मी को पता था कि पापा उन्हें आसानी से तलाक नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अदालत में केस कर दिया था। पापा ने भी अपनी तरफ से बहुत तगड़ा वकील किया था, लेकिन मम्मी का वकील जीत गया और अदालत की तरफ से मम्मी को तलाक मिल गई। साथ ही साथ पापा को मम्मी के 50% शेयर वापस करने पड़े, तो पापा को बहुत बड़ा झटका लगा और बहुत वक्त लगा उनको यह बिजनेस दोबारा अपनाने पैर पर खड़ा होने में। पापा को मम्मी से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की और घर से मम्मी की तस्वीर भी नहीं रहने दी। मेरे ऊपर इन झगड़ों का बहुत असर हुआ। मम्मी की बेवफाई और रोज़ रोज़ के झगड़े मुझे बहुत अरज से भरोसा ख़त्म कर दे गए।
मैं इस दुनिया की तरह ज़िंदगी अपने लिए नहीं जी चाहता था और ना ही अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई औरत चाहता था जिसे ना घर का ख्याल हो, ना अपने पति का और ना बच्चे का, जिसे यह पता हो कि शाम को तैयार होकर उसका क्लब जाना और लेकिन यह पता ना हो कि शाम को उसका बेटा और पति क्या खाएंगे, जिसे गैर मर्दों से अपनी तारीफ सुनने अच्छा लगता हो। ऐसी औरत नहीं चाहिए। मैं चाह रहा था कि मुझे वह औरत मिले जो मेरी अटेंशन और प्यार की भूखी हो, जो मुझसे मोहब्बत करे, जो मेरे घर को घर बना दे और घर जब मैं वापस आऊँ तो मुस्कुराती हुई मुझे दरवाजे पर वेलकम करती मिले। फिर इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम ही वह लड़की हो जो मेरी ज़िंदगी में सब ला सकती हो। हालांकि मैंने अपनी सोसाइटी में बहुत सी लड़कियां देखी, मुझे अच्छी भी लगी, लेकिन वह सब मम्मी की तरह ही थी। विराज ये कहते हुए प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने उसके सीने से सर लगा लिया क्योंकि मुझे मालूम था कि उसकी मोहब्बत और साथ हमेशा मेरे लिए है। आगे की ज़िंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। विराज ने मेरे पापा का इलाज बहुत बड़े हॉस्पिटल में करवाना शुरू कर दिया।